अच्छा, अब जो हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का लेक्चर जो मैं लूंगी उसमें हम जो मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे बीआरएस फिजियोलॉजी से, लेकिन हमारा मेन फोकस होगा जो रफीला में फिजियोलॉजी के रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं हम उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप एमसीक्यूज जो है उसको इजीली सॉल्व कर सको। इन मीन टाइम अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप जो है चैट बॉक्स में पूछ भी सकते हो, और ना अभी इनिशियली भी मुझे बता सकते हो कि कौन सा एरिया जो है वो आप कवर करना चाहते हो। आप आपको अगर कोई स्पेशली रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में एरिया कवर करना है तो वो भी आप मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हो। हमारा पैटर्न ये होगा कि हम स्टार्ट करेंगे विथ लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। उसके बाद हम जो है कंपेयर कर लेंगे सीओपीडी को फाइब्रोसिस के साथ, जिसमें हम FEV1 और FEV के रेशियोज और कंप्लाइंस उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद विल ट्राई कि हम वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ये चीज़ें आज की क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद कल हम जो है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो जिसमें हमारे जो है रिसेप्टर्स आ जाते हैं, पेरिफेरल और सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स और रेस्पिरेटरी एरियाज, ये चीज़ें जो है हम मेन डोमेन में जो है रेस्पिरेशन के कवर करेंगे। सारा आज की क्लास जो है हम यूजुअली 2 दफ़ा कनेक्ट होते हैं। विल सी अगर एक दफ़ा में हम ज़्यादा कंटेंट कवर कर सकेंगे तो हम 40 मिनट्स की, यूजुअली एक जूम का सेशन होता है, 5 मिनट गुजर चुके हैं तो 35 मिनट्स विथ अस, और फिर हम ब्रेक 10 मिनट्स का लेके फिर वापस से रिज्वाइन होते हैं। इट डिपेंड्स कि अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहो तो हम सेम डे पे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यूजुअली जूम के 40 मिनट्स के 2 सेशंस होते हैं, तो आप समझ लो 35 मिनट का एक सेशन होता है तो 70 मिनट्स की क्लास होती है। ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। द फर्स्ट थिंग जो आप लोग रिवाइज करोगे लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज में, वो ये करोगे कि इनकी डिफरेंट डेफिनेशंस। ठीक है। सो यू नो कि ये डेफिनेशंस किस तरह से अप्लाई होती हैं इन वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। तो सबसे पहली डेफिनेशन इज द टाइडल वॉल्यूम, जिसको वीटी लिखते हैं। ठीक है। एंड दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ एयर जो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन में ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट करते हैं। ठीक है। एंड इट्स वॉल्यूम इज 500 ml। अच्छा, रिमेंबर जितनी भी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज की हम बात करते हैं विद रेफरेंस टू मेल करते हैं, फीमेल्स के अंदर ये वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज रिड्यूस होती हैं। ठीक है। तो हम जो है आइडियली मेल के अंदर ये सारी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज की बात करते हैं। सो द टाइडल वॉल्यूम इज आइदर इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन पर ब्रेथ, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर हम टाइडल वॉल्यूम के ऊपर जो है अगर हम डीपली इंस्पायर करें, ठीक है, डीपली इंस्पायर करें, ठीक है, so that is the inspiratory reserve volume, and that is 3000 ml, that is 3 liter। ठीक है। again these values they are in male। then अगर हम जो है इंस्पायर करने के बाद, सिंपल इंस्पायर करने के बाद अगर फोर्सफुली एक्सपायर करें तो टाइडल वॉल्यूम के बाद जो वॉल्यूम हम एक्सपायर करेंगे दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा, अब जब हम इन तीनों वॉल्यूम्स को मिला देते हैं, ठीक है, तो इनको मिला के बनती है वाइटल कैपेसिटी। माय वॉइस इज क्लियर टू अदर्स? तैयबा इज सेइंग कि नो वॉइस। Am I Yes, audible? ma'am, your voice is clear. ओके। ओके। सो व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? अगर हम बात करें तो जो है द वाइटल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच वी एक्सपायर फोर्सफुली आफ्टर द डीप इंस्पिरेशन। ठीक है। सो वाइटल कैपेसिटी क्या है? फोर्सफुल एक्सपायरेशन है, ठीक है, आफ्टर डीप इंस्पिरेशन। ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से वॉल्यूम्स आ जाते हैं? द टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वाइटल कैपेसिटी हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी को हम फोर्स वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, और इसी से फिर हम FEV1 जो है, FEV जो है रेशो भी निकालते हैं। ठीक है। तो ये हम अभी बात करेंगे फर्स्ट सेकेंड में कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद हम आ जाते हैं वो एयर जो कभी भी लंग से बाहर नहीं निकलती, that remain always in the lung, that is the residual volume। ठीक है। एंड दिस वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द डायरेक्ट स्पायरोमेट्री। तो इसको मेजर करने के लिए हम हीलियम डाइल्यूशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है। सो दिस वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली वाया द स्पायरोमेट्री। तो अगर हम ये वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते तो जितनी भी कैपेसिटी जिसमें ये वॉल्यूम आता है वो भी हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। इट मीन्स के वी कैन नॉट मेजर द रेजिडुअल वॉल्यूम डायरेक्टली। ठीक है। सो वी कैन नॉट मेजर द टोटल लंग कैपेसिटी डायरेक्टली, वी कैन नॉट मेजर द
फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी डायरेक्टली। सो हम इन वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। सो हमने वाइटल कैपेसिटी की बात कर ली। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, ये वो एयर होती है जो हम जब टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर कर लेते हैं तो उसके बाद जो हमारे लंग के अंदर जो एयर रह जाती है, दिस एयर, ठीक है, दैट इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द रेजिडुअल वॉल्यूम। इनको मिला के फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, सो अगेन जब हम बात करेंगे एम्फाइसीमा की, जब हम बात करेंगे एस्थमा की, तो हम कहते हैं ना फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, सो ये कौन सी एयर होती है जो लंग में बाकी रह जाती है आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एमसीक्यू में ये आता है कि इस वक्त आपके लंग में कौन सा वॉल्यूम है या कौन सी कैपेसिटी है, तो वो कौन सी कैपेसिटी होती है व्हेन वी आर नॉट ब्रीदिंग, दैट इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, एंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। ठीक है, एंड इस अमाउंट इज 2300 ml। क्लियर है ये चीज? तो इस वक्त अगर मैं कहूँ आपके लंग में कौन सा कैपेसिटी है, तो आप डायरेक्टली कहोगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। जब आप फोर्सफुली एक्सपायर कर लोगे तो फिर क्या बचेगा? सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, एक और कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, सिंपल, टोटल जो हम इंस्पायर करते हैं दैट इज द टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम इसको सम अप करें तो हमारे पास 4 वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, और हमारे पास 4 ही कैपेसिटीज है। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट हमें जो पता होनी चाहिए वो कौन सी पता होनी चाहिए? दैट इज द वाइटल कैपेसिटी, जिसको हम फोर्स वाइटल कैपेसिटी भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आता है? टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या आता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये कब होती है? व्हेन वी आर नॉट ब्रीदिंग। ठीक है, इसमें आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दीज आर द सिंपल रिवीजन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास डेड स्पेस। नाउ व्हाट इज डेड स्पेस? डेड स्पेस वो स्पेस है हमारे एयरवेज का जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता। तो वी नो कि जब हम इंस्पायर करते हैं तो सबसे पहले एयर जो है वो नेजल पैसेजेस से होती हुई ट्रेकिया में, फिर जो है ब्रोंकाई में, और फिर वहां से पूरी जो डिवीजन होती है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जाती है। ठीक है, अच्छा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा होता, यहाँ पे सिर्फ कंडक्टिंग जोन ऑफ द लंग होता है। ठीक है, कंडक्टिंग जोन का मतलब है कि ये एरिया जो है सिर्फ रास्ता प्रोवाइड करता है फॉर द एयर। इस स्पेस की इंपॉर्टेंस क्या होती है? ये स्पेस जो है एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, उसमें कोई डेब्रिज होते हैं उसको रिमूव करता है। तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कॉफ रिफ्लेक्स और स्नीज रिफ्लेक्स यहीं पे क्रिएट होता है, एयर को वार्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रही होती। कहाँ तक नहीं हो रही होती? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। ठीक है, सही, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कोई भी जो है गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रही थी, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनाटॉमिकली डेड स्पेस। ठीक है, और ये कौन सा जोन होता है? ये कंडक्टिंग जोन ऑफ लंग होता है। ठीक है, दिस इज द कंडक्टिंग जोन ऑफ द लंग। ठीक है, अच्छा जी, अगर इस डेड स्पेस के अंदर अगर कोई ऐसा एल्यूलाई भी ऐड हो जाए जहां पे गैसियस एक्सचेंज ना हो रही हो, ठीक है, यानी ये तो एनाटॉमिकली डेड है ना, इसको तो स्ट्रक्चरली बनाया ऐसा गया है। एल्वुलाई तो एनाटॉमिकली डेड नहीं होते। अगर एल्वुलाई भी कोई जो है ऐसा स्पेस हो जाए जहाँ पे के ब्लड की परफ्यूजन ना हो रही हो, अगर वो हम इस एनाटॉमिकल डेड स्पेस में ऐड कर दें तो वो बन जाता है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। ठीक है, और ये फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो है वो क्या करेगा? वेंटिलेशन परफ्यूजन के डिफेक्ट्स क्रिएट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वेस्टेड वेंटिलेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? वेस्टेड वेंटिलेशन। ठीक है, यहाँ वेंटिलेशन हो रही होती है मगर परफ्यूजन नहीं हो रही होती। ठीक है, सो दैट वी कॉल द वेस्टेड वेंटिलेशन। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस का? आपको कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप प्लीज जो है पूछ सकते हो। ठीक है, मैम ओके, इसको रिपीट कर दें कॉन्सेप्ट को।
फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस को रिपीट करूं? जी जी, और वेस्टेज ठीक। वाला। हाँ देखो, हम अभी जब वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियोज पढ़ेंगे तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट आएगा कि एक ऐसा एल्वुला है जहाँ पे वेंटिलेशन तो हो रही है, ठीक है, जहाँ पे वेंटिलेशन तो हो रही है, ठीक है, लेकिन परफ्यूजन नहीं हो रही, वहां की ब्लड फ्लोज जो है, जैसे फॉर एग्जांपल सुबह एक एमसीक्यू कर रहे थे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ गया। अब अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, वो जो पल्मोनरी वेसल है वो तो एम्बोलाई की वजह से ब्लॉक हो जाएगी, वहां की जो वहां पे एल्वुलाई में हवा तो जा रही होगी, तो उस हवा का एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो नहीं होगा ना, तो वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि एनाटॉमिकल डेड स्पेस बिहेव कर रहा था, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, अगर उसको हम जब एनाटॉमिकल डेड स्पेस में ऐड कर लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। और वहां पे जो वेंटिलेशन हो रही होगी, वो वेंटिलेशन ने कोई परफ्यूजन तो नहीं की ना, उससे किसी ब्लड ने ऑक्सीजन तो नहीं ली ना, कोई कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं दी ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेस्टेड वेंटिलेशन। इस कॉन्सेप्ट को हम रीइंफोर्स करेंगे जब हम वीए बाई क्यू अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इज दिस क्लियर? ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि किसी एमसीक्यू में मैंने मैम रफी देख फॉर्मूला नहीं आया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं फॉर्मूला डिस्कस कर लूँ तो हम ये फॉर्मूला भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं डिस्कस कर लूंगी, लेकिन रफी के एमसीक्यूज में कहीं ये जो है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नहीं है। अगर होगा तो वी कैन डिस्कस दैट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वेंटिलेशन रेट। अब एक चीज होती है मिनट वेंटिलेशन और एक चीज होती है एल्वुलर वेंटिलेशन, ठीक है। मिनट वेंटिलेशन क्या है, सिंपल सी बात है कि एक मिनट में हमने जितनी बार सांस लिया तो कितनी एयर हमारे लंग में गई। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर हम टाइडल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ब्रेथ से, जो कि यूजुअली 12 हम ब्रेथ्स लेते हैं, ठीक है, और टाइडल वॉल्यूम हम लेते हैं 500 ml, तो हमारा मिनट वेंटिलेशन आ जाएगा, ठीक है, जो कि कितना होता है, 6000 ml या 6 लीटर, ठीक हो गया। अब इसमें से अगर हम डेड स्पेस निकाल देंगे, ठीक है, तो डेड स्पेस कितना है, 500 में से 150, तो बाकी कितना बचा, 350 ml। 350 ml को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आया, ये क्या आया, मिनट एल्वुलर वेंटिलेशन। ये क्या आया, मिनट एल्वुलर वेंटिलेशन, ठीक है। सो वी हैव अ मिनट जो है पल्मोनरी वेंटिलेशन या मिनट वेंटिलेशन, जिसमें हम नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करें, और मिनट एल्वुलर वेंटिलेशन जिसमें हम क्या करें, डेड स्पेस निकाल के फिर ब्रेथ से मल्टीप्लाई करें। तो अगर कोई इस तरह एमसीक्यू आता है कैलकुलेट करने के लिए, जहां पे आपको टाइडल वॉल्यूम जो भी एक्स दिया हो और डेड स्पेस आपको कहा जाए कि डेड स्पेस जो है नॉर्मल है, तो नॉर्मल डेड स्पेस आप कितना लोगे, 150 ml, अगर नहीं दिया एमसीक्यू के अंदर। और अगर आपको कोई डेड स्पेस मेंशन है तो उसमें से वो माइनस करोगे और नंबर ऑफ डेथ से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट वेंटिलेशन आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो अगेन द सेम थिंग यहाँ पे इन्होंने जो है कैलकुलेट की है कि टाइडल वॉल्यूम दिया है, डेड स्पेस दिया है, उसको माइनस करके एल्वुलर वेंटिलेशन निकाली गई है मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ ब्रेथ्स, ठीक है। हमने फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी डिस्कस कर ली, ठीक है, एंड then it cannot be measured by the spirometry. Similarly, the total lung capacity cannot be measured by the spirometry. वो कैपेसिटीज जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम आता है we cannot measure by the जो है बाय द स्पायरोमेट्री, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द FEV1 कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब FEV1 है क्या, कि वो वाइटल कैपेसिटी, वो फोर्स वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, जो कि हमने फर्स्ट सेकंड के अंदर एक्सपायर की, ठीक है, उसको हम कहते हैं FEV1, ठीक है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड, नॉट इन 1 सेकंड, इट इज फर्स्ट सेकंड, ठीक है। एंड नॉर्मली अगर आप खुद भी ब्रीदिंग करके देखो तो जब आप फोर्सफुली इंस्पायर करोगे, तो जब आप एक्सपायर करोगे तो आपका मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो फर्स्ट सेकंड के अंदर ही एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल रेशो में फोर्स वाइटल कैपेसिटी का 80% भी एक्सपायर इन फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि FEV1 FVC रेशियो जो होता है वो कितना होता है, 80%। इसका क्या मतलब है कि टोटल मार्क्स में से 80% भी एक्सपायर इन फर्स्ट सेकंड। एंड दिस इज क्लिनिकली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी हम रिस्ट्रिक्टेड या ऑब्स्ट्रक्टेड लंग डिजीज को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, जब भी हम उसकी स्पायरोमेट्री करवाते हैं तो वो जो स्पायरोमेट्री का जो हम लूप देखते हैं वो हम इसी रेशियो पे देख रहे होते हैं, ठीक हो गया। So again, so normally
इट्स 0.8 और 80%, परसेंटेज में लेंगे तो 80% और अगर फ्रैक्शन में लेंगे तो 0.8। ठीक है। इन ऑब्स्ट्रक्टेड लंग डिजीज, ऑब्स्ट्रक्शन में क्या हो रहा है कि वो जो फर्स्ट सेकंड में जो एक्सपायर कर रहे थे वो डिले हो गया। ठीक है, वो डिले हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि द रेशो इज डिक्रीज। ठीक है, सो दिस इज वेरी कॉमन इन एस्थमा एंड सीओपीडी। ठीक है, while in restricted lung disease, जिसमें pulmonary fibrosis से लेके कोई भी restricted lung disease है, उसमें क्या होता है कि FEV1 और FVC दोनों ही डिक्रीज हो रहे होते हैं क्योंकि लंग का फाइब्रोसिस हो चुका होता है। ठीक है, लेकिन जो है FVC ज्यादा रिड्यूस होता है एज कम्पेयर टू FEV1, तो आइदर द रेशियो वुड बी नॉर्मल और इंक्रीज्ड। ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सीओपीडी और ऑब्स्ट्रक्टेड लंग डिजीज में क्या होगा, दिस रेशियो इज डिक्रीज्ड। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि अगर 60% है तो हम क्या करेंगे, इट्स ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड में क्या होगा, ये हो सकता है 80% हो या 85% हो, मे बी इंक्रीज। क्यों? क्योंकि FVC ज्यादा रिड्यूस होता है एज कम्पेयर टू FEV1। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज जो है FEV1 to FVC रेशियो आइदर इंक्रीज और रिमेन नॉर्मल इन रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज। ठीक है, अच्छा अब नॉर्मल मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग के अंदर दे आर टू मैकेनिक्स, एक मैकेनिक्स है प्रेशर्स के और एक मैकेनिक्स है मसल्स के। ठीक है, द ओनली मसल जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं व्हेन वी आर नॉर्मली ब्रीदिंग, व्हेन वी आर नॉट एक्सर्टिंग एनी एफर्ट इन द ब्रीदिंग, दैट इज डायफ्राम। ठीक है, एंड डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो लेंथ होती है दैट वी कॉल के जो है ऑफ द चेस्ट कैविटी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, जिसकी वजह से स्पेस मिल जाता है लंग को नीचे की तरफ एक्सपेंड होने के लिए। ठीक हो गया। एंड जब हम एक्सपायर करते हैं तो बिकॉज लंग्स दे आर मेड अप ऑफ द इलास्टिक टिश्यूज में है, तो इलास्टिक रिकॉइल जो है उसको वापस शेप में ले आता है। ठीक है, लेकिन जब हम फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं तो डिफरेंट और मसल्स भी यूज होते हैं, या हम जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होते हैं तो दूसरे मसल्स भी यूज होते हैं फॉर इंस्पायरेशन, जिसमें मेनली एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, सेरेटी, स्टानोक्लीडोमेस्टोइड, ठीक है, स्कैलिनी, ये सारे एसेसरी मसल्स हैं जो क्या कराते हैं, रिब केज को एलिवेट करते हैं। ठीक है, और रिब केज को एलिवेट करके वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द जो है लंग बढ़ाते हैं। ठीक है, मसल ऑफ एक्सपायरेशन कौन सा होगा, सिंपली पैसिव रिकॉइल। ठीक है, लेकिन एक्सपायरेटरी मसल एक्सरसाइज में यूज होंगे, कौन सा एक्सपायरेटरी मसल यूज होगा, इंटरनल इंटरकॉस्टल एक्सपायरेशन में है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल इंस्पायरेशन में, उल्टा है। ठीक है, इसके अलावा एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, ये यूज होते हैं। जब एस्थमा होता है या एयरवे ब्रोंक्यूल्स जब रेजिस्टेंट होते हैं, जब नैरो होते हैं, तो उस वक्त भी जो है हम एक्सपायरेटरी मसल्स यूज कर रहे होते हैं, बिकॉज उस वक्त एयरवेज नैरो है, तो द सब पेशेंट हैज टू अप्लाई मोर फोर्स फॉर द एक्सपायरेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब उसके बाद हम आ जाते हैं कंप्लायंस ऑफ द लंग। अब कंप्लायंस का मतलब क्या है, कंप्लायंस का मतलब होता है व्हेन वी से कंप्लायंस ऑफ द लंग, तो कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, देयर इज द व्हाट इज द डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, कंप्लायंट मैं अगर कहूँ कि आप कितने कंप्लायंट हो, तो उसका क्या मतलब होता है कि आप कितने अकोमोडेटिव हो। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंप्लायंस का क्या मतलब है कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है एयर को अपने अंदर रखने की। ठीक है, और कंप्लायंस जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, यानी दो फोर्सेस होती हैं जिनको ओवरकम करना होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम ने, तो उसके अंदर एयर आ सकती है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस होता है टू इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है, जो कि लंग जिसका बना हुआ है, और दूसरा होता है सरफेस टेंशन। ठीक है, ये दो फोर्सेस हैं जो लंग को ओवरकम करनी होती है एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, जितना ज्यादा जो है वो जो है इलास्टिन ज्यादा होगा, उतना ही जो है देखो ये यहाँ पे कंप्लायंस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द इलास्टिन। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो इनवर्सली रिलेटेड टू द स्टिफनेस। जितना लंग स्टिफ होगा उतना कंप्लायंस कम होगा, जितना ज्यादा इलास्टिन फाइबर होगा उतना ही लंग को डिस्टेंड करने के लिए ज्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है,
क्लियर है ये चीज? ठीक है। और इसके लिए जो ग्राफ यूज करते हैं, वो ग्राफ जो है वो ये वाला ग्राफ है, विच इज अ वॉल्यूम प्रेशर ग्राफ। एक सेकेंड अभी आ रहा है। ठीक है। सो फॉर चेंज इन द ट्रांसप्लानरी प्रेशर, जो वॉल्यूम में चेंज आता है, दैट वी कॉल द कंप्लायंस। तो कंप्लायंस की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, कंप्लायंस की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन वॉल्यूम पर चेंज इन प्रेशर। कौन सा प्रेशर? द प्रेशर इज द ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? दूसरा ट्रांसम्यूरल प्रेशर। तो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपल्मोनरी या ट्रांसम्यूरल प्रेशर है क्या। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो वी आर नाउ डिस्कसिंग द ट्रांसपल्मोनरी और ट्रांसम्यूरल प्रेशर। ठीक है। सो एंड देन हम ये भी डिस्कस करेंगे, सुबह भी एक एमसीक्यू आया था बैरल चेस्ट का। ठीक है, तो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि एम्फाइसीमा में जो है ज्यादा वो होता है। अच्छा, अब एक चीज याद रखो कि दो प्रेशर्स हैं लंग के अंदर। ठीक है, एक है एल्वुलर का प्रेशर, जिसको हम एल्वुलर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है प्लूरल प्रेशर। ठीक है, प्लूरा के अंदर जो नेगेटिव प्रेशर है, ठीक है, उसको प्लूरल प्रेशर कहते हैं। और एल्वुलर के अंदर जो प्रेशर है उसको एल्वुलर प्रेशर, या फिर इसको हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर भी कहते हैं। ये दूसरे दूसरे नाम भी याद रखना, क्योंकि एमसीक्यूज में अगर से अनदर नेम यूज होगा तो आप उससे कंफ्यूज नहीं हो जाओ। तो एल्वुलर प्रेशर का दूसरा नाम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, एल्वुलर प्रेशर और प्लूरल प्रेशर का जो डिफरेंस होता है, उसको हम ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मली एल्वुलर प्रेशर कितना होता है? तो एल्वुलर प्रेशर जो है वो, जब हम रेस्पायर नहीं कर रहे होते हैं तो एल्वुलर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, तो जब एल्वुलर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तो इसको हम लेते हैं 0 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। इसका क्या मतलब है? दैट द एल्वुलर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, व्हेन वी इंस्पायर tidal volume, ठीक है, so this goes to the negative, it become -1 centimeter of water, and when we expire it become +1 centimeter of water। ठीक हो गया? और प्लूरल प्रेशर जो है, जो प्लूरा के अंदर प्रेशर है, वी नो कि लिम्फेटिक्स उसको नेगेटिव रखते हैं। ठीक है, सो व्हेन वी आर नॉट इंस्पायरिंग, ठीक है, सो इट्स -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। और जब हमने इंस्पायर कर लिया तो ये मोर नेगेटिव हो जाता है, -5 से -8, कहीं -7.5 लिखा हुआ है सेंटीमीटर ऑफ वाटर हो जाता है। और जब हम एक्सपायर करते हैं तो अगेन ये -5 पे आ जाता है। ठीक है, सो इसका जो डिफरेंस है, ठीक है, दैट इज द ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर। तो कंप्लायंस क्या है? चेंज इन वॉल्यूम पर चेंज इन ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, इज दिस क्लियर? अच्छा, अब एक और चीज कंप्लायंस में याद रखने की जरूरत है कि लंग जो है वो अकेले नहीं है। अकेले नहीं से मुराद क्या मतलब है? कि लंग जो है वो जो है आउटसाइड द बॉडी नहीं है, उस वो चेस्ट वॉल के अंदर है, और रिब केज जो है एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो लंग को अगर हम बॉडी के बाहर डिस्टेंसिबल करेंगे पर चेंज इन प्रेशर, तो उसकी डिस्टेंसिबिलिटी डिफरेंट होगी। और अगर केज के साथ उसको डिस्टेंसिबल करेंगे तो उसकी डिस्टेंसिबिलिटी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखने की जरूरत है कि अगर लंग को हम जो है वैसे ही डिस्टेंड करेंगे, एक सेकेंड, अगर हम लंग को जो है वैसे डिस्टेंड कर रहे हैं आउटसाइड द बॉडी, तो 200 जो है ml जो है उसमें एयर आ सकेगी पर 1 सेंटीमीटर चेंज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, ये कब होगी? जब लंग अलोन है, यानी उसके ऊपर चेस्ट वॉल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर लंग को जब हम कंबाइंड चेस्ट वॉल के साथ इन्फ्लेट करेंगे तो ये रिड्यूस टू हाफ हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो हम कौन सा हम जो कंप्लायंस कौन सा फॉलो करते हैं? ऑब्वियसली हमारी लंग चेस्ट वॉल के अंदर है, तो ये वाला फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अगर एमसीक्यू में इस तरह से कुछ आता है तो compliance of lung in chest wall, ये मैं रीड कर रही हूँ ये लाइन, compliance of lung in chest wall is less than that of lung alone और chest wall alone। ठीक है, we have discussed already कि at rest हमारी लंग में कौन सा वॉल्यूम होगा? that is the expiratory reserve volume plus the residual volume, that combined we call the functional residual capacity। ठीक है, अच्छा जी।
जब जो है न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है कि एयर जो है वो प्लूरल स्पेस में आ जाती है। जब प्लूरल स्पेस में आ जाती है तो इंट्रा प्लूरल प्रेशर, एक्सक्यूज मी, जो कि नेगेटिव था, या प्लूरल प्रेशर जिसकी हम बात कर रहे थे जो नेगेटिव था, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, लंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं। वी ऑल नो कि न्यूमोथोरैक्स के अंदर लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। रीजन क्या होता है कि प्लूरल प्रेशर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेन इन एम्फाइसीमा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एम्फाइसीमा को देखने से पहले हम एक टेबल देख लेते हैं ताकि आप लोग को ना, फिर हम ये लो ऑफ प्लेस पे आ जाएंगे। इस वाली टेबल को जरा आप देखो कि आपको ये समझ में आता है। यही आपके एमसीक्यूज हैं जो सीओपीडी के और लंग डिजीजेस के एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। सी, जब रिस्ट्रिक्ट ऑब्स्ट्रक्टेड लंग डिजीज है उसमें क्या हो रहा है, उसमें FEV1 जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, साथ में FVC भी रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो रेशियो जो है वो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन जो एयर लंग में रह रही है वो बढ़ रही है। तो आप उसका चेस्ट एक्सरे पेशेंट का कराओगे तो वो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि लंग जो है हाइपर इन्फ्लेटेड लंग आपको आएंगे। हाइपर इन्फ्लेटेड लंग का क्या मतलब है कि FRC बढ़ा हुआ है। ठीक है, सही है। उसकी बनिस्बत अगर आप फाइब्रोसिस का चेस्ट एक्सरे देखोगे, ठीक है, तो उसमें FRC कम आएगा। ठीक है, रेशियो जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, क्योंकि FVC जो है वो ज्यादा रिड्यूस हुआ है FEV1 से। इज दिस मेकिंग सेंस, इज दिस क्लियर? क्योंकि ये बहुत सारे MCQs में पूछा जाता है। अब आप मुझे बताओ कंप्लाइंस कहाँ पे बढ़ा है, किस वाली कंडीशन में कंप्लाइंस इंक्रीज हुआ है, ऑब्स्ट्रक्टेड लंग डिजीज में या रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज में? जल्दी से मुझे बता दो, किस डिजीज में कंप्लाइंस बढ़ा हुआ होगा लंग का, ऑब्स्ट्रक्टेड लंग डिजीज में या रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज में? रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड में कंप्लाइंस बढ़ा होगा। कंप्लाइंस है क्या, देखो अभी हमने बात की, कंप्लाइंस क्या है, डिस्टेंसिबिलिटी है। डिस्टेंसिबिलिटी फाइब्रोसिस में होगी लंग की? नो। सोचो, नहीं होगी ना, तो कंप्लाइंस किस में बढ़ा हुआ आपको मिलेगा? डिस्टेंसिव कंप्लायंस इज डिस्टेंसिबिलिटी ना, किस में बढ़ा हुआ मिलेगा? ऑब्स्ट्रक्टिव में मैम। ऑब्स्ट्रक्टेड में। ठीक है, ये आप लोग ने भूलना नहीं है। ठीक है, FEV1 किस में बढ़ा हुआ मिलेगा? मिलेगा इनमें से किसी में से FEV1 बढ़ा हुआ है? ठीक है, सो एम्फाइसीमा के अंदर, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट, एम्फाइसीमा के अंदर लंग कंप्लायंस इज इंक्रीज्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलास्टिक रिकॉइल कम हो गया है, लंग की टेंडेंसी टू कोलैप्स कम हो गई है। क्यों? क्योंकि एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन है। एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन है और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लंग जो है वो हाइपर इन्फ्लेटेड हो गए। ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? तो एम्फाइसीमा में, COPD में, अस्थमा में क्या हो रहा है, कंप्लाइंस बढ़ा हुआ है, FRC बढ़ा हुआ है। ठीक है, FEV1 कम है। ठीक है, और जो है जो है FVC कम है। ठीक है, तो रेशो भी कम है। क्लियर है? फाइब्रोसिस में अगर हम देखेंगे तो लंग कंप्लाइंस डिक्रीज है। ठीक है, सही है, और लंग की टेंडेंसी टू कोलैप्स इंक्रीज हो गई है, और FRC कम हो गया है क्योंकि लंग श्रिंक हो गए। क्लियर है ये चीज? बैरल चेस्ट कहाँ, किसमें ज्यादा कॉमन है? यस, बैरल चेस्ट एस्थमा में भी मिल सकता है, लेकिन हम कंपैरिजन करें तो ज्यादा किसमें बैरल चेस्ट मिलता है? एम्फाइसीमा में मिलता है। ठीक है, तो चूज द बेस्ट में हम कौन सा MCQ सेलेक्ट करेंगे? एम्फाइसीमा सेलेक्ट करेंगे। नाउ कमिंग टू द सरफेस टेंशन, यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अब सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन जो है एल्विलाई
के अंदर एक टेंडेंसी है कि वो कोलैप्स करता है। क्यों? क्योंकि एल्वुलाई जो है उसके अंदर फ्लूइड की एक बारीक सी लाइन है। एल्वुलाई के अंदर क्या है? फ्लूइड की एक बारीक सी लाइन है। ठीक है, तो जब भी एयर आती है अंदर, ठीक है, तो वो फ्लूइड में कैपेसिटी होती है। आपको पता है फ्लूइड के अंदर सरफेस टेंशन होता है। आप जब भी पानी का ड्रॉप गिराओ तो वो जो है बिल्कुल सर्कुलर हो जाता है, फ्लैट नहीं होता। दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो जब एयर आती है अंदर तो ये सरफेस टेंशन एल्वुलाई को कोलैप्स करने की कोशिश करता है। लेकिन नेचर ने हमें यहाँ पे एल्वुलाई के अंदर क्या दिया है? इस सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए एक कंपाउंड दिया है जिसको हम क्या करते हैं? सर्फेक्टेंट। ठीक है, ये सर्फेक्टेंट जो है एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है? जो कि जिसका जो वाटर फेस है, यानी वाटर सॉल्युबल फेस है, वो इस तरफ होता है, और जो लिपिड फेस सरफेस होता है वो एयर की तरफ होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या करता है कि एल्वुलाई को ओपन करने में जो है हेल्प करता है। और ये सर्फेक्टेंट कौन से सेल सिक्रीट करते हैं? टाइप 2 एल्वुलर सेल्स। ठीक है, और इसी वजह से जब बेबी प्रीमेच्योर पैदा होता है तो उनमें सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी की वजह से लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, ये सर्फेक्टेंट की कंपोजिशन क्या है? डायपामेटाइल फॉस्फेटाइडल कोलिन। डायपामेटाइल फॉस्फेटाइडल कोलिन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन जो है वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। अगर ये नहीं होगा तो जिसकी वजह से द बेबी कैन सफर फ्रॉम द acute respiratory distress syndrome। क्लियर है ये चीज? ठीक है, और उसके उसके एल्वुलाई क्या होंगे? कोलैप्स होंगे, एटिलेक्टेसिस होगा उनको, और वो ओपन होने में उनको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज के जो है इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, दैट इज द लॉ ऑफ लैप्लेस। ठीक है, लॉ ऑफ लैप्लेस क्या स्टेट करता है कि कितना जो है प्रेशर जो है वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एल्वुलाई यहाँ पर है ना, इसका मतलब ये है कि अगर एक एल्वुलाई, ठीक है, बड़ा है और एक एल्वुलाई छोटा है, ठीक है, तो छोटे वाले की टेंडेंसी टू कोलैप्स ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका रेडियस कम है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसका रेडियस कम है। ठीक है, अगर दोनों का टेंशन बराबर है, ठीक है, लेकिन अगर एक का रेडियस कम है तो इसकी स्मॉल एल्वुलस की टेंडेंसी टू कोलैप्स जो है वो ज्यादा है। ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ लैप्लेस। ये क्या करता है? ये क्या कहता है कि द प्रेशर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय टेंशन डिवाइड बाय द रेडियस। ठीक है, अच्छा, आप लोग मुझे बता दो रीजॉइन होना है तो फिर 10 मिनट्स का ब्रेक होगा, क्योंकि अब 5 मिनट में जो है ये जूम क्लोज हो जाएगा। अगर आपने आगे कंटिन्यू करना है तो आप मुझे बता दो। मैम ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का थोड़ा सा बता दें, उसमें फिर क्या होता है उसमें? हाँ, रेस्पिरेटरी, कंप्लायंस। ओके, जी। ओके, ओके, अगर हमें रिकनेक्ट होना है ना तो फिर 10 मिनट्स का ब्रेक आएगा एंड देन वी विल कनेक्ट। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या होता है कि जब न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होता है वो प्री मेच्योर होता है। ठीक है, तो उसके एल्वुलाई जो होते हैं टाइप 2 एल्वुलर सेल्स होते हैं, उनके पास इनफ सर्फेक्टेंट की सिक्रीशन नहीं होती। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि बेबी के एल्वुलाइज तो जब वो बॉर्न हुआ है वो कोलैप्स है, ठीक है, उनमें एयर नहीं है। जब वो सांस लेगा तो उनमें एयर आएगी, क्योंकि एयर उसको एटमॉस्फेयर से आनी है। तो अब क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम बेबी ब्रेथ कर लेता है तो होता क्या है उसमें कि उसमें इतना नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना होता है एल्वुलाई के अंदर कि वो ओपन हो सके। ठीक है, इट्स लाइक अ क्लोज बलून। अब वो बलून क्लोज होने के साथ साथ बहुत टाइट है, उसको ओपन करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए जो कि बेबी नहीं एग्जर्ट कर पाता। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो एल्वुलाई ओपन ही नहीं होते। अगर एल्वुलाई ओपन ही नहीं होंगे तो आप मुझे बताओ कि गैसियस एक्सचेंज होगा? अब बेबी एटमॉस्फेयर में आ गया, अब उसके पास मदर का अम्बिलिकल नहीं, कॉर्ड नहीं है कि वहां से उसको ब्लड की ऑक्सीजन मिलती रहे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द बेबी सफर्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, तो एटिलेक्टेसिस होता है, लंग्स कोलैप्स होते हैं, रीइंफ्लेशन में टाइम लगता है। ठीक है, और इसकी वजह से वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियोज कम हो जाते हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे वेंटिलेशन परफ्यूजन डिक्रीज क्यों हो रहे हैं। ठीक है, डिक्रीज क्यों हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि ब्लड तो आ रहा है लेकिन ऑक्सीजन नहीं आ रही। तो ब्लड में क्या मिलेगा? हाइपोक्सीमिया मिलेगा, बेबी साइनोज हो जाएगा। इज दिस क्लियर नाउ? दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ द
रेस्पिरेटरी Yes, ma'am. डिस्ट्रेस में, ठीक है। ओके, सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस होता है अकमल, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो आज के कंटेंट में नहीं है, हम कल डिस्कस करेंगे, या हम सेकंड टाइम पे रिकनेक्ट होते हैं तो अगर टाइम मिला तो उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है मीडियम साइज ब्रोंक्यूल्स में। रिमेंबर दिस इज एमसीक्यू। सबसे ज्यादा एयरवेज रेजिस्टेंस जो होता है वो मीडियम साइज ब्रोंक्यूल्स में होता है, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट एयरवेज होते हैं उनमें रेजिस्टेंस नहीं होता इतना ज्यादा। रीजन उसका क्या है? सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वेसल्स में कहाँ होता है? आर्टीरियोल्स में, ठीक है। सबसे ज्यादा ब्रोंकाई में रेजिस्टेंस कहाँ होता है? मीडियम साइज ब्रोंकाइज में, ठीक है। जहां ब्रोंक्यूल लिखा हुआ आ जाए ना, वहां पे याद रखना कि ब्रोंक्यूल के अंदर कोई कार्टिलेज नहीं होता, वो किसी भी तरह का ब्रोंक्यूल हो, ठीक है। जहां तक ब्रोंका है वहां तक कार्टिलेज है, जहां ब्रोंक्यूल आ जाएगा वहां कार्टिलेज नहीं है, ठीक है। स्मॉलेस्ट एयरवेज में रेजिस्टेंस क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी अरेंजमेंट पैरेलल होती है, वी नो कि पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है वो 1 बाय रेजिस्टेंस हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब हम आ जाते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और ब्रोंको डायलेशन पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिमेंबर कि जो ब्रोंको डायलेटेशन है, ब्रोंक्यूल्स की जो डायलेटेशन है, we all know कि that is the sympathetic response, and that is the sympathetic response by the beta 2 receptors, and beta 2 से कौन सा